हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एग्ज़ाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है काफ़ी करीब है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6 टॉपिक पर आधारित है। और वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका समावेशी शिक्षा, बैन हीले से बनने वाले प्रश्न, सृजनात्मकता, लैंगिक रूढ़िवादिता, एनईपी 2020 और आरटी 2009। अब देखिए, ये फैक्ट वो हैं जिनसे आपके हर बार सीटेट के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मकसद है सीटेट से संबंधी हर टॉपिक को क्लियर करना और आपको इन सब के बारे में जानकारी देना, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको आपकी जो पूरी सीडीपी है इसको कवर करते हैं। इन सब से ही आपके जो क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के एग्जाम में सीडीपी में, तो ये सारे टॉपिक ही उसमें होते हैं और इन सब टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है सृजनशीलता से। किससे है? सृजनशीलता से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सृजनशीलता को पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? यहाँ पूछा जा रहा है जो क्रिएटिविटी है उसके पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर इनमें से सभी? बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? इसमें देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चा जो होता है वो दिमाग लगाता है, यानी उसके पास समस्या एक होती है लेकिन उसके जो हल होते हैं वो अनेक होते हैं, और जिसका जवाब कौन देगा? बच्चा ही देगा, एक अलग अलग तरीके से, सृजनशीलता के साथ, क्रिएटिविटी के साथ। और यहाँ पर बच्चे को हमें कैसे रखना है? क्रिएटिव रखना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है इसका अर्थ क्या होता है? कुछ नया करना, कुछ नए विचार लाना, कुछ नई वस्तुएं बनाना या नवीन अनुसंधान करना। इसमें हमें क्या करना है? बच्चे को क्रिएटिव रखना है, उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधियां बनानी चाहिए? कि एक बहुत ही मेधावी छात्र है लेकिन वह बेहतर उपलब्धियां हासिल नहीं कर पा रहा है। बताइए इसके लिए कौन सी गतिविधियां बनानी चाहिए? उसका बेहतर प्रदर्शन, उसे परीक्षा में क्रमांक देना, या उसकी कम उपलब्धि का कारण पता लगाना। तो देखिए, एक जो बेहतर शिक्षक है, एक अच्छे शिक्षक होने का जो उद्देश्य है तो वो क्या होना चाहिए? कि हमें बच्चे की जो समस्याएं हैं उनका पता लगाना है। अब यहाँ पर क्या है, एक मेधावी छात्र है तो हमें ये पता लगाना होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी जो उपलब्धि है ये वह अच्छे नंबर क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो हमें उसकी कम उपलब्धि का कारण पता लगाना होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पा रहा है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रह जा रहा है, पीछे रहता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। कोई बालक है जो कक्षा का औसत कार्य जो है, जो कि सब बच्चों को दिया जा रहा है एक समान, वह नहीं कर पा रहा और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रह जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक, या प्रतिभाशाली बालक? देखिए, प्रतिभाशाली हो नहीं सकता, पीछे रह जा रहा है, समस्यात्मक बालक भी नहीं हो सकता क्योंकि उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, यदि वह अपने सामान्य बच्चों की तरह अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिछड़ा बालक कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के कितने प्रकार बताए? क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के कितने प्रकार बताए? तो देखिए, क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के 2 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या कहती है? समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, हाशिए पर स्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ शिक्षकों की बात नहीं हो रही है, एक समावेशी कक्षा की बात हो रही है। और यहाँ पर जो सेंटर्ड होता है वो क्या होता है? बच्चा होता है सेंटर्ड। तो यहाँ पर हमें बच्चे से संबंधित बात ढूंढनी है, ऑप्शन ढूंढना है। तथ्यों की शिक्षा संबंधित है, ये भी नहीं है। दाखिले संबंधी कठोर, जहां पर इस तरह के वर्ड मिले ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है? एक समावेशी कक्षा शिक्षा का क्या अर्थ हो सकता है?
तो देखिए समावेशी जो शिक्षा होती है वो एकता में अनेकता की बात करती है। यहाँ पर विभिन्न भाषा से संबंधित, विभिन्न परिप्रेक्ष्य से संबंधित, विभिन्न संस्कृति से बच्चे आते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वो सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। तो ये क्या है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, एकता में अनेकता को दर्शाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। बताइए, एक समावेशी शिक्षा जिसमें विभिन्न परिप्रेक्ष्य से जो बच्चे आते हैं, अब हमें किसके अनुरूप बदलना होगा? बताइए, व्यवस्था, बच्चे या बच्चे परिवेश, क्या करना है हमें? या परिवेश के अनुसार बच्चा या बच्चे के अनुसार व्यवस्था? बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक समावेशी शिक्षा में हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, उसे बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है। हमें हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या है, वो बच्चे को देनी है। पहली जो प्राथमिकता है वो बच्चा है, सेंटर्ड कौन है? बच्चा। अगर आपको बदलना है तो व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। व्यवस्था के अकॉर्डिंग बच्चे को नहीं बदलना है, बल्कि बच्चे के अकॉर्डिंग व्यवस्था को बदलना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंचित समूह के विद्यार्थियों को, यानी कोई समूह है जो वंचित है, बच्चे वंचित हैं, ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? बताइए, वंचित समूह के बच्चे हैं, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है, तो इसका अभिप्राय क्या होना चाहिए? बताइए। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या फिर सामान्य शिक्षा, क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, जो समावेशी शिक्षा होती है वो क्या करती है, वो अपने आप में एकता में अनेकता को दर्शाती है। और जहाँ पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य से बच्चे आते हैं, विभिन्न भाषाई बच्चे होते हैं, तो क्या दर्शाती है, उसका क्या अभिप्राय होता है? एक समावेशी शिक्षा जहाँ पर हमें सभी बच्चों को एक समान लेके चलना है, हमें किसी में अंतर नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? बताइए। तैयार नहीं करना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बताइए। देखिए, आपको सक्रिय, जहाँ भी सक्रिय वर्ड आए समझ लेना ये आपका राइट ऑप्शन होगा, और जहाँ ये हतोत्साहित करना आए ये आपके रॉन्ग पॉइंट होंगे। तो कुछ ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव, इनका आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पर भी सक्रिय आए, बच्चा सक्रिय है, टीचर सक्रिय है, तो वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह क्या दर्शाता है? बताइए। सृजनशीलता, या फिर तीर बुद्धि, या मंद बुद्धि, या फिर औसत बुद्धि? बताइए क्या हो सकती है। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग कर रहा है, तो भाई ये तो क्रिएटिविटी कर रहा है, सृजनशीलता उसके अंदर है काफी हद तक, तभी वह एक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सृजनशीलता होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये भी सृजनशीलता के ऊपर है। सृजनात्मकता संबंधित है, किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, या स्वलीन चिंतन से, या कल्पनात्मक चिंतन से? बताइए। सृजनात्मकता जो संबंधित होती है किससे होती है? तो देखिए, ये होती है अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें समस्या एक, फलन एक, और जिसमें बच्चे के अंदर क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। तो यही सृजनात्मकता से संबंधित है, अपसारी चिंतन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण यानी स्तर नहीं है, ये आपको बताना। देखिए, वैन हीले से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बताना कौन सा स्तर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि वैन हीले ने कितने लेवल बताए। तो देखिए, इन्होंने जो लेवल बताए हैं वो बताए हैं 4। कितने बताए हैं? लेवल बताए हैं 4। और अगर आपके स्टेज की बात की जाए, स्टेज कितनी है, तो स्टेज इन्होंने बताई है 5। अब यहाँ पे कौन सा स्तर नहीं है इसकी बात पूछी जा रही कि कौन सा जो उन्होंने चरण बताए हैं उनमें कौन सा नहीं है। देखिए, दृष्टिकरण है, विश्लेषण है, स्वयं सिद्ध करना, इसके अलावा मूर्त संचालन। जो मूर्त संचालन है ये वैन हीले का नहीं है, मूर्त संचालन इसे वैन हीले ने नहीं दिया है, इसकी बात वैन हीले नहीं करते। तो बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चे की ज्यामितीय तर्क के स्तर का वर्णन करता है। देखिए जहां भी ज्यामितीय तर्क के बारे में आए तो तुरंत आप बैन हीले लगाएं। ये ज्यामितीय जो तर्क है, ज्यामितीय सिद्धांत, ये बैन हीले का है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। क्यों? क्योंकि वह त्रिभुज के आकार का होता है। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। बैन हीले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार यह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डॉट स्तर पर है। बताइए कौन से स्तर पर हो सकता है? बताइए। देखिए इन्होंने जो लेवल बताए वो कितने बताए? 4 बताए। कितने बताए? 4, जिसमें पहला होता है चासूसीकरण, दूसरा होता है, पहला जो आपका होता है यानी जिसे 0 लेवल का बोलते हैं वो होता है चासूसीकरण, और जो लेवल 1 होगा विश्लेषण, लेवल 2 पूछा जाए तो वो होगा अनौपचारिक निगमन, और लेवल 3 की बात करता है तो वो हो जाएगा आपका औपचारिक निगमन। लेवल 4 जो होता है वो होता है दृढ़ता। तो देखिए जब लेवल की बात करें तो लेवल 4 होते हैं, लेकिन अगर स्तर की बात किया तो इनके स्तर 5 होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए इसमें से किस स्तर की बात की जा रही है, यहाँ पर ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर की बात की जा रही है समोसे को देखकर। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा दृष्टिकरण। क्या हो जाएगा? दृष्टिकरण, यानी बच्चा जो है वो समोसे को देखकर क्या बोलता है? त्रिभुज बोलता है। उसने जैसा देखा है उसी के अकॉर्डिंग वह बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए लेवल 0 की बात हो रही है। किसकी हो रही है? 0 की बात हो रही है। बच्चा, इसमें बच्चे सिर्फ चीजों को जानते हैं और उन्हें देखकर उसकी इमेज बना लेते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे आकृतियों की दिखावट के अनुसार हर चीज को वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि मान लिया उसने समोसे को देखा और उसको त्रिभुज मानने लगा, बिस्कुट को देखा तो उसको आयत बताने लगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। बैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में? यहाँ भी आपको चरण बताना यानी स्तर बताना कि किस स्तर पर है बच्चा, ये आपको बताना। यहाँ भी देखिए 0 लेवल की बात हो रही है। किसकी हो रही है? 0 लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा स्तर हो जाएगा? यहाँ भी देखिए बच्चे की बात हो रही है। एक बच्चा जो है वो वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर 0 लेवल की बात हो रही है। और 0 लेवल का कौन सा होता है? वो होता है आपका दृष्टिकरण। कौन सा होता है? दृष्टिकरण। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं डॉट में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि वाले हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, वो डॉट में भी उच्च होंगे। बताइए क्या? अध्ययन, अच्छे अंक प्राप्त करना, विश्लेषण या सृजनशीलता? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सृजनशीलता। कि यह आवश्यक नहीं है कि एक उच्च बुद्धि वाला प्रतिभाशाली बच्चा वो सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी में भी आगे हो, उसमें भी उच्च हो। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। बैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण में है, ये आपको बताना है कि कौन से चरण में है। और यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। बताइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विश्लेषण चरण, संबंधात्मक चरण, दृष्टिकरण चरण या फिर स्वयं सिद्धि अभिग्रहित चरण? बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? स्वयं सिद्धि यानी अभिग्रह, खुद से करना। तो देखिए यहाँ पर भी 0 लेवल की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका हो जाएगा दृष्टिकरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गतिक कौशल अधिगम विकार कहलाता है। क्या कहलाता है? जो गतिक कौशल होता है जिसमें बच्चा अपने माइंड का और अपने मसल्स का बैलेंस नहीं बना पाता, बताइए क्या कहलाता है? डिस्फ्रेक्सिया, डिसलेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया या डिस्कैलकुलिया? बताइए क्या होता है? देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है? ये पठन विकार से संबंधित होता है। डिस्कैलकुलिया किससे होता है? ये गणितीय गणना से संबंधित होता है। अब यहाँ पर गतिक कौशल की बात हो रही, तो गतिक कौशल में कौन सा आएगा बताइए? तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। यहाँ पर किसकी बात होती है? यहाँ पर मांसपेशियों की बात होती है, मांसपेशियों के बैलेंस की बात होती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, किससे संबंधित है। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की जो योग्यता है वो किसका एक लक्षण है। योग्यता में कमी, देखिए यहाँ पर कमी हो जाएगा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, बताइए। तो देखिए जो विकृत लिखावट से संबंधित होता है वो होता है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया यानी बनाना, ग्राफ बनाना। तो देखिए किससे संबंधित हो गया, विकृत लिखावट से संबंधित हो गया। और यदि आपसे डिसलेक्सिया पूछा जाए तो ये किससे संबंधित होता है, तो ये पठन विकार से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, पठन विकार से। और डिस्कैल्कुलिया किससे होता है, गणितीय गणना से संबंधित होता है। आप देखिए आपका है भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, बताइए कौन सा है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है चलाघात, वाक् संबंध, पठन वैकल्य या फिर भाषाघात, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए भाषा जो अवबोधन से संबंधित होता है उसे बोलते हैं भाषाघात, अफ्रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 देश में कब लागू हुआ था। ये आपको बताना है कि कब लागू हुआ था। भारत में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है आरटीई 2009 देश में कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2009, 1 नवंबर 2009, 1 अप्रैल 2010 या फिर 1 नवंबर 2010, बताइए कब लागू हुआ था। तो देखिए आरटीई जो एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों हुआ था, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 से लागू जो हुआ था, क्योंकि 1 अप्रैल को क्या होता है, नया सेशन चालू होता है। क्या होता है, एक नया सेशन स्टार्ट होता है। तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार जो आरटीई 2009 है किस कक्षा से किस कक्षा के लिए लागू किया गया था। बताइए जो आरटीई है 2009 वो किस कक्षा से किस कक्षा तक के लिए लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए लागू किया गया था। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कों को बाहर कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का, यह दर्शाता, बताइए क्या दर्शाता है। यहाँ पर देखिए लड़के और लड़कियों में भेद की बात की जा रही है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो देखिए जहां पर भी लड़के और लड़कियों में भेद की बात हो तो वहां पर हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह ही आप लगाएं। यानी ये किस पर आधारित है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है। लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, रमेश पोखरियाल या फिर हेमंत बिस्वा, कौन थे। तो देखिए जो भारत के शिक्षा मंत्रालय की, यहाँ देखिए शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री पूछा गया तो उनका नाम हो जाएगा रमेश पोखरियाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, 1985, 1986, 1987 या फिर 1988, बताइए कब की गई थी। तो ये की गई थी 1986 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहली हुई थी 1968 में, कब हुई थी, 1968 में। और दूसरी हुई थी 1986 में, कब हुई, 1986 में। और तीसरी जो आई है वो आई है आपकी 2020। कौन सी है तीसरी, 2020। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986। यानी भारत में जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है वो 1986 में की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली आई थी आपकी 1968 में, ये आपकी पहली हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई और ये आपकी 2020, ये आपकी तीसरी हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। देखिए जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में वो किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वो की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा लागू की गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। यदि दूसरी शिक्षा नीति की बात की जाए कि वो किसके द्वारा की गई थी, तो दूसरी जो शिक्षा नीति थी सेकंड वाली वो की गई थी राजीव गांधी के, किसके द्वारा की गई थी, राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। और पहली आपकी थी वो इंदिरा गांधी के द्वारा थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों की बात की गई। भारत में नई शिक्षा नीति यानी एनईपी
की घोषणा जो हुई है वो कितने वर्षों के बाद की गई है, नई शिक्षा नीति की घोषणा? तो देखिए इसके ऑप्शन है 34, 36, 31, 35 कब की गई? तो 34 साल बाद हुई है। कितने साल बाद हुई है? पूरे 34 वर्षों के बाद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? 2021 से 24 तक या 21 से 24 या 21 से 30 तक? बताइए कब लागू हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 2021 से 2024 तक। यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन एक ही से हैं, तो कोई भी आप राइट मान सकते हैं, दोनों एक ही से लिखे हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश है जो सबसे युवा देश होगा? जापान, रूस, भारत या अमेरिका? बताइए अगले दशक में। तो देखिए हमारा जो भारत है वो अगले दशक में दुनिया का सबसे युवा देश कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः माना जाता है कि आरती शारीरिक क्षमता में कमजोर है। ऐसा माना जाता है बहुत पहले से, प्रायः यानी लड़कियों के बारे में ऐसी सोच है कि लड़कियां जो है वो शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है। अब बताइए ये क्या कहलाएगा? लैंगिक भेदभाव है, जेंडर भूमिका है, जेंडर समानता है या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता? बताइए किस में आएगा ये? बताइए। तो देखिए ये आएगा लैंगिक रूढ़िवादिता में। जहां पर लड़के लड़की में भेद किया जाता हो तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, और जहां पर बहुत पुराने समय से दादी बाबा के टाइम से जो रूढ़िवादिताएं चली आ रही हैं तो वो लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायः माना जाता था, यानी बहुत सालों से चलता आ रहा है ऐसा। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर समरूपता का, जेंडर पहचान का या फिर जेंडर संबद्धता का? बताइए किसका है ये उदाहरण? कि एक जो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है वो प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। अब ये उदाहरण पूछा जा रहा है कि, तो देखिए ये जेंडर पक्षपात है। क्या है? कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देना, तो ये जेंडर पक्षपात है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है? सृजन यानी क्रिएटिविटी का मुख्य तत्व क्या है ऐसा जो नहीं है, मैं पूछा जा रहा। मौलिकता है, अनुशासन है, धारा प्रवाहित या लचीलापन? देखिए लचीलापन होना चाहिए क्रिएटिविटी में, धारा प्रवाहित होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए नए नए काम करने की, लेकिन अनुशासन नहीं होता है, किसी सीमा में बंधे हुए नहीं होते, तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? बताइए कौन है जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद या फिर सृजनशीलता? बताइए कौन है जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो वो होती है क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता। सृजनशीलता जो होती है वो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी है कौन है? बहुत परिश्रमी या बहिर्मुखी या अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन? बताइए। सृजनात्मक विद्यार्थी वही होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जो क्रिएटिविटी करने के नए नए आयाम सीखता है, नए नए तरीके सीखता है, नए नए विचार मन में लाता है, वो सृजनात्मक शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी होता है। तो बताइए इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो वो होगा आपका अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, ये आपको बताना है। एक रसता वाला, एक रचनात्मक या फिर अभिसारी या फिर उपरोक्त सभी? बताइए कि जो सृजनात्मक चिंतन होता है वो सदैव रचनात्मक होता है। कैसा होता है? रचनात्मक होता है। और ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको सह संबंध बताना है कि किस तरह का होता है बुद्धि और सृजनात्मकता, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में किस प्रकार का संबंध, सह संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक या फिर उपरोक्त सभी? बताइए किस तरह का पाया जाता है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में? तो देखिए इन दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी भाई बहन पहली बार जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।